हेयर आई अनीता, आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल बायोलॉजी ब्लॉग्स विद अनीता में। लास्ट के क्लासेस में हमने सेल डिवीजन में माइटोसिस को पढ़ा था। क्लियर। आज हम पढ़ेंगे मियोसिस को। जब कोई भी सेल मियोसिस में जाती है या माइटोसिस में जाती है, उससे पहले क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसको हमने कहा था इंटरफेस। इस इंटरफेस के अंदर 3 डिविजन्स आते हैं, सब स्टेजेस आती हैं। दैट इज द G1 ग्रोथ 1, सिंथेसिस एंड G2। जल्दी से इसका क्विक रिवीजन करते हैं। G1 में क्या होता था, सेम एज लाइक मियोसिस में जब कोई सेल मियोसिस करने जाती है तो उससे पहले भी इंटरफेज आती है, यानी कि एम फेज में या तो वो मियोसिस करेगी या तो माइटोसिस करेगी। थिंक अबाउट सेल ने मियोसिस की, मियोसिस के लिए उसको जाना है तो सबसे पहले वो इंटरफेज से आएगी। G1 में आपका प्रोटीन सिंथेसिस होगा, RNA सिंथेसिस होगा, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होगा, और क्या होगा, सेल ऑर्गेनली फॉर्म होगी एक्सेप्टरी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। इसके अलावा सेल ऑर्गेनली का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि डुप्लीकेशन हो जाता है। एस में क्या होता है, सिंथेसिस होता है किसका, डीएनए के, यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होता है। इस स्टेज को रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है। क्लियर। नाउ उसके बाद सेल आती है G2 स्टेज में। G2 स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे जो 3 ऑर्गेनली नहीं बने थे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी एंड आपका क्लोरोप्लास्ट, उसका फॉर्मेशन होता है G2 स्टेज में। देन उसके बाद सेल जाती है डिवाइड होने के लिए। अगर सेल मियोसिस जा रही है तो यहाँ पे मियोसिस को होने के लिए 3 फेजेस में इसको बांटा गया है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। इसके बीच में भी एक स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस और इंट्रा मियोटिक स्टेज। क्लियर। अब हम आते हैं मियोसिस फर्स्ट में। जैसे कि माइटोसिस में कैसे उसके 4 सब डिवीजन थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। उसी तरह मियोसिस फर्स्ट में भी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। मियोसिस में भी सेम ऐसे ही होगा, प्रोफेज 1, मेटाफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। अब इसमें क्या है, जो मियोसिस सेकेंड है वो कैसा है, सेम एज माइटोसिस, नो चेंज, सारा वैसे ही होता है। और मियोसिस 1 में थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, वो हम 1 बाय 1 देखेंगे। यहाँ पे अब आ जाते हैं मियोसिस फर्स्ट में। ना क्लियर है। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि मियोसिस फर्स्ट में इसकी सब स्टेजेस में क्या क्या चेंज आते हैं उसके क्रोमोसोम्स में। क्लियर। नाउ वी आर कमिंग टू द मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में जो पहली स्टेज है वो है प्रोफेज फर्स्ट। और प्रोफेज में भी यहाँ इसकी स्टेजेस है 5। पहला है लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन and last is diakinesis। इसके रेट्रिक क्या है, लता जरा पानी दे दो। दिस इज द ट्रिक। सीक्वेंस में ही चलेंगी, इसलिए ट्रिक की हेल्प से आप इसको याद कर सकते हैं। लता
Z मीन्स ज़रा, पैकी मीन्स यानी पी मतलब पानी, एक डी का मतलब दे और डायाकाइनेसिस का डी का मतलब दो। लता ज़रा पानी दे दो। दिस इज दी सब स्टेजेस जो प्रोफेज 1 के अंदर आती है। अब हम आते हैं इसकी फर्स्ट स्टेज में, दैट इज दी लैप्टोटीन। प्रोफेज के लैप्टोटीन में क्या होता है? लैप्टोटीन में क्या होता है? जो पहली स्टेज होती है यहाँ पे क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कंडेंसेशन होता है स्टार्टिंग में प्रोफेज में, प्रोफेज के लैप्टोटीन में, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स के एंड्स होते हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं, बट स्टिल ends of chromosome are not clearly visible। पहले ही बताया था यहाँ पे जो स्टेजेस चलती हैं एक दूसरे से ओवरलैप करने पे चलती हैं, यानी कि जैसे ही ये लैप्टोटीन नेक्स्ट स्टेज जाइगोटीन में पहुंचेगा उससे जस्ट पहले क्या होगा? इसमें कंडेंसेशन हो चुका होगा, लेकिन जो स्टार्टिंग का पीरियड होता है वहाँ पे कंडेंसेशन क्लियरली एंड्स उसके पता नहीं चलते हैं। तो दिस स्टेज को हम कहते हैं, दिस स्टेज इज नोन एज बुके स्टेज। क्लियर? यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हमें दिखते हैं वो ऐसा लगता है जैसे एक बुके रखा हो। ठीक है, यानी कि इसके एंड्स क्लियर नहीं होते हैं। यहाँ पे हम बना देते हैं, मान लो इस टाइप से दिख रहे हैं, लेकिन एंड पर जाते जाते ये प्रॉपर इस टाइप के हो जाएंगे, इनका कंडेंसेशन हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये क्लियर? यानी कि स्टार्टिंग में क्या होता है? इनका कंडेंसेशन स्टार्ट होता है लेकिन इनके एंड्स क्लियर नहीं होते, तो ऐसा लगता है जैसे कि बुके रखा हुआ है, इसीलिए स्टेज को बुके स्टेज कहते हैं। लास्ट में जाते जाते कंडेंसेशन हो चुका आता है। फिर नेक्स्ट स्टेज में आते हैं हम, लैप्टोटीन के बाद आते हैं हम जाइगोटीन के। इसकी बी स्टेज है आपकी लता ज़रा, ज़रा मीन्स जाइगोटीन। क्लियर? जाइगोटीन में क्या होता है? जैसे ये आपका सेल है, इसके अंदर आपका न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है? ये पास पास आने लगते हैं और इनके बीच में कॉम्प्लेक्स बनने लगता है। इस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रोमोसोम पेयरिंग हो रही है। ठीक है, जाइगोटीन में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि सेम लोकस पे, जिसके जीन्स किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए उसके जो जीन होंगे वो सेम लोकस पर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के। मान लो फेस के लिए कलर है, कलर के लिए अगर कोई जीन यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसके इस क्रोमोसोम्स में भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल है ये, यहाँ पे क्या होता है? पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? नोन एज सिनैप्सिस। क्लियर? यानी कि पेयरिंग हो रही है यहाँ पे एंड फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स।
क्लियर। क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस स्टेजेस में फॉर्म होता है। ऑप्शन दे दिया जाएगा लैपोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन एंड आपका डाइकाइनेसिस। तो ऑप्शन विल बी, योर करेक्ट आंसर विल बी दिस, दैट इज द जाइगोटीन। और एक चीज यहाँ पे होती है, ये कितने क्रोमोसोम्स है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स, पेयरिंग है इस स्टेज को तो है, तो इसको कह देते हैं बाइवेलेंट। क्लियर। ये एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है लेकिन पेयरिंग है, 2 क्रोमोसोम्स है, इसको बाइवेलेंट कह दिया। अब इसमें आप देखो क्रोमेटिड कितने हैं? एक क्रोमेटिड ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये, कितने हो गए? 4। तो 4 को हमने कह दिया टेट्राड। तो ये कंडीशन भी कहलाती है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? बाइवेलेंट टेट्राड कंडीशन। क्लियर। नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड, that is the पैकीटीन। नेक्स्ट है आपका पैकीटीन। सी, यहाँ पे बाइवेलेंट टेट्राड कंडीशन तो बन जाती है, लेकिन जो टेट्राड का क्या कहा था मैंने? ओवरलैपिंग होती है। टेट्राड बन तो इस फॉर्म में जाता है यानी कि आपका जाइगोटीन में, बट इसका अपीयरेंस कहाँ होता है? अपीयरेंस होता है इसका पैकीटीन में। जो साफ दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर वो दिखता है आपका पैकीटीन में। क्लियर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड अकर इन zygote but appear in किस फॉर्म में? पैकीटीन में। तो इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अपीयरेंस ऑफ आपका टेट्राड। क्लियर। इस फेज को हम रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी पैकीटीन स्टेज होती है, क्यों कहते हैं अभी देखते हैं। मान लो ये आपकी सेल है, ठीक है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, यहाँ पे आपका सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले तो अपीयरेंस ऑफ टेट्राड कंडीशन हो गई, यानी कि हमें साफ दिखने लगा। और देखेंगे कि हम क्रॉसिंग ओवर हो रही है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। क्लियर। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन in between non-sister chromatids। क्लियर। लेकिन अभी भी यहाँ पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स थोड़ा बहुत प्रेजेंट है, वो गया नहीं है। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्लियर। और जो ये क्रॉसिंग ओवर होता है या रिकॉम्बिनेशन होता है, ये किसकी हेल्प से होता है? नंबर ऑफ एंजाइम, बंडल्स ऑफ एंजाइम। उस एंजाइम को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेज। कई सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो उनमें मुख्य एंजाइम होता है वो होता है रिकॉम्बिनेज। फिर से देख लो, आपकी लैप्टोटीन में क्या हुआ था? फर्स्ट स्टेज में कंडेंसेशन हुआ, ठीक है, लेकिन प्राइमरी में नहीं हुआ था, प्रॉपरली उसके एंड्स क्लियर नहीं थे, तो उसको हमने बुके स्टेज कह दिया। लास्ट में आते आते तक कंडेंसेशन हो चुका था। फिर क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेज जाइगोटीन में दोनों क्रोमोसोम्स पास आए, ठीक है, यहाँ उनका क्या हुआ? चिपके हुए थे, क्रॉसिंग नहीं किया था, लेकिन सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू क्या हुए थे? ये आपस में ज्वाइंट, मतलब दोनों का पोर्शन चिपक चुका था, लेकिन क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ था। थर्ड स्टेज में आते आते यानी कि पैकीटीन स्टेज में क्या हुआ? नॉन क्रोमेटिड्स
जो थे वो आपस में क्रॉसिंग ओवर करने लगे। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। किससे होता है? जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं इसको तो ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स नज़र आते हैं, यानी कि नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इन क्रॉसिंग ओवर में हेल्प करते हैं। क्लियर? नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज द डिप्लोटीन। क्लियर? ये आपकी कौन सी स्टेज है? पैकिटीन है। अब डिप्लोटीन में क्या होगा, देखो ठीक है, ये आपका पैकिटीन स्टेज था। अब इसके आते आते क्या हो जाएगा, यहाँ पे धीरे धीरे ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इसमें हटना स्टार्ट हो गया था, यहाँ आते आते डिसअपियर हो जाएगा आपका सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्लियर? और ये कैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। सिनेप्टोनिमल का यहाँ पैकिटीन स्टेज थी, ये पैकिटीन में आपका क्या हुआ, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट था, लेकिन इस स्टेज में आते आते जो आपका सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था वो डिसअपियर हो गया। और क्या हुआ, यहाँ पे एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन गया, फॉर्मेशन ऑफ एक्स शेप स्ट्रक्चर्ड फॉर्म्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, चियास्मेटा। ठीक, नोन एज चियास्मेटा। और वी कैन से इस स्टेज में क्या होता है, चियास्मेटा फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे टोटली एक्सचेंज हो चुका है, ठीक है। और क्या हो गया, डिसअपियर ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इसको रफ कर देते हैं। अब कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं, डिप्लोटीन स्टेजेस कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ केसेस में यहीं पे अरेस्ट हो जाती है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं फीमेल में oogenesis का, ठीक है। फीमेल में जो oogenesis होती है वो बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब बर्थ होता है तो स्टॉप हो जाती है, जब चाइल्डहुड होता है तब भी रुकी रहती है। ऑन द एज रीचिंग द प्यूबर्टी स्टेज पे जब पहुंचती है लड़कियां, यानी कि 11 to 12 एज में, तब उनका oogenesis अगेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में, इस डिप्लोटीन कंडीशन को नाम देते हैं डिक्टियोटीन, ठीक है। तो सम केसेस में क्या होता है, जहाँ पे डिप्लोटीन जो स्टेज होती है वो प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल oogenesis इन फीमेल, उस स्टेज में इसको हम किस नाम से जानते हैं, डिक्टियोटीन के नाम से। लिख लेते हैं, बॉक्स बना लो, इसको नोट है। इन सम केसेस the diplotin stage is arrested for a long period. No, this condition is known as, किस नाम से जानेंगे इसको, डिक्टियोटी। एग्जाम्पल oogenesis इन फीमेल, ठीक है। फीमेल में जो oogenesis होती है बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बर्थ होने पर वो रुक जाती है। कब तक रुकी रहती है, जब तक कि उसकी प्यूबर्टी स्टेज ना आ जाए। क्लियर? नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट स्टेज, दैट इज द डायाकाइनेसिस। ये आपकी कौन सी स्टेज थी, ये आपकी डिप्लोटीन स्टेज थी।
अब आते हैं हम लास्ट स्टेज, दैट इज द डायाकाइनेसिस, यानी कि लता जरा पानी दे दो की स्टेज में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये एक सेल है, जैसे कि आपका लेट प्रोफेज में होता था माइटोसिस के केस में। क्या होता था माइटोसिस के केस में, आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेली होती थी वो सारी डिसअपियर होने लगती थी। यहाँ पे भी क्या होगा, जो आपका क्रोमोसोम्स होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल कैसा हो चुका है, एक्सचेंज हो चुका है, और उनमें टर्मिनलाइजेशन होने लग गया है, यानी कि अब दूर दूर जा रहे हैं ये। क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के थ्रू पैकिटिन स्टेज में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो चुका था, यानी कि कुछ इसका ब्लू पोर्शन इसमें आ गया था इस टाइप से, और यहाँ पे इसका पोर्शन चला गया था रेड। ठीक है, ये एक्सचेंज हो गया था आपका किस स्टेज में, आपका पैकिटिन स्टेज में, जो कि शो हुआ आपका चियाज़माटा वाले में। क्लियर। और यहाँ पे आते आते इन लोगों ने दूरी, वहाँ पे चियाज़माटा में ऐसे कंडीशन बन गई थी, फिर धीरे धीरे उनका क्या हुआ, टर्मिनलाइजेशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल दिस कंडीशन, एक्स कंडीशन से जो बन रहा था उसको हमने नाम दिया था चियाज़माटा कंडीशन। फिर धीरे धीरे डायाकाइनेसिस में आते आते इनकी टर्मिनल कंडीशन हो गई, टर्मिनलाइजेशन हो गया, तो इसको कहते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़माटा। क्लियर। और क्या हुआ, disappearance of nuclear membrane, और क्या हुआ, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई तो उसके अंदर न्यूक्लियोलस और जो सेल के ऑर्गेनेली थे वो भी डिसअपियर्स हो जाएंगे। डिसअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, ये हमारी थी प्रोफेज कंडीशन, जिसमें 5 सब स्टेजेस थी। पहला आपका क्या था, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डायाकाइनेसिस, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। लैप्टोटीन में क्या हुआ था, कंडेंसेशन हुआ, यानी कि लपेटा। ठीक है, क्रोमोसोम्स ने एक दूसरे को क्या किया, लपेटा। क्लियर, लपेटा यानी कि उनका कंडेंसेशन हुआ। क्लियर। लेकिन जो स्टार्टिंग में था लैप्टोटीन में, वहाँ पे जो कंडीशन आ रही थी, जहाँ पे बुके जैसा दिख रहा था क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर, इसलिए उस स्टेज को नाम दिया हमने बुके स्टेज। अगर क्वेश्चन आता है बुके स्टेज मियोसिस के किस स्टेजेस में फॉर्म होती है, और आंसर विल बी द लैप्टोटीन। क्लियर। जाइगोटीन में हुआ, जाइगोटीन में कैसे, जैसे ऐसे ट्रिक लर्न करने के लिए ऐसे याद कर लो, जाइगोटीन में जाइगोट का फॉर्मेशन, ये एक ट्रिक है सिंपल, बस इसको आपको जाइगोट से रिलेट नहीं करना है। जैसे कि जाइगोट में क्या होता है, स्पर्म और ओवा पास पास आते हैं, उनका फ्यूजन होता है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, 2 क्रोमोसोम का आपस में क्या हुआ, पास पास आ गए। क्लियर। और क्या बन गया, यहाँ पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया। पैकिटीन में आए, इसको हमने कहा पैक होना, यानी कि पैचेस बना रहे हैं अब एक दूसरे के ऊपर, यानी कि अपना जेनेटिक मटेरियल इन्होंने चेंज किया, और क्या किया, मान लो ये है, एक दूसरे के ऊपर क्या किया, अपना पैचेस बना दिया। अभी भी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था, लेकिन यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर आपकी स्टार्ट हो गई थी। तो क्वेश्चन आता है क्रॉसिंग ओवर आपकी किस स्टेज में आती है, तो दैट इज पैकिटीन स्टेज में। ठीक है, पैचेस बनाने लगे, चिपक गए, क्रॉसिंग ओवर होने लग गए। फिर डाइकाइनेसिस में डिप्लोटीन में क्या हुआ आपका, डिप्लोटीन में आपका क्या होगा, जो आपका ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था पूरी तरह से गायब हो गया। ठीक है, और इनका चियाज़माटा फॉर्मेशन हो गया, पूरी तरह से इन्होंने आपस में क्रॉसिंग कर ली, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो चुका था। लाइक दिस, यानी कि इसका कुछ मटेरियल इसमें जा चुका था और ब्लू वाला इसमें आ गया था।
ठीक, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो गया था। फिर आपका डिप्लोटीन स्टेज आ गई, सॉरी डायाकाइनेसिस स्टेज आ गई। डायाकाइनेसिस में क्या हुआ, टर्मिनलाइजेशन हो गया, क्योंकि इनका जो मोटिव था एक्सचेंज ऑफ मटेरियल वो तो हो चुका था। उसके बाद इन्होंने सेपरेशन इनका स्टार्ट हो गया विद द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। फिर इसके बाद आते हैं हम मेटाफेज स्टेज में। अब आते हैं हम मेटाफेज 1 में। ये सेम एज लाइक कैसे था, माइटोसिस की तरह, जैसे कि वहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट बन रही थी, यहाँ पे भी यही होगा। ये सेल है आपका, ठीक है। इसके अंदर क्या था, ये मान लो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। यहाँ पे आपके क्रोमोसोम्स लग गए, ठीक। ठीक है, ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हुआ था आपका पैकिटीन में, वही वाली स्टेज है। ठीक है, इस टाइप से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हुआ था इनका। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, ये कहाँ पे अरेंज हो गए, एक इक्वेटोरियल प्लेट में। तो यहाँ लिख दो, यहाँ आपके सेंट्रियोल वगैरह प्रेजेंट थे। क्या हुआ, लिखते रहो, क्या हुआ, जो आपके क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन अ इक्वेटोरियल प्लेट, और हम इसको क्या कहते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। और क्या हुआ, उस स्टेज में क्या था, एक क्रोमोसोम से, माइटोसिस में अगर हम देखें, एक क्रोमोसोम से 2 स्पिंडल फाइबर थे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक क्रोमोसोम से एक ही है, ये आपका सेंट्रोमियर हो गया बीच का, ठीक है। यहाँ पे एक क्रोमोसोम से एक स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है, तो लिख सकते हैं 1 क्रोमोसोम्स इज अटैच्ड, 1 chromosomes is attached with 1 spindle fiber. क्लियर। अब क्या होगा, अब ये यहाँ पे क्योंकि किससे अटैच्ड है, यहाँ पे काइनेटोकोर है, क्रोमोसोम्स के इस प्लेस में काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं। अब क्या करेंगे, ये स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से इस क्रोमोसोम्स को क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, ठीक है। एक उधर चला जाएगा, यहाँ पे पास पास थे, ठीक है, यहाँ पे पास पास थे। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या आएगी आपकी, एनाफेज में क्या होगा, ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। यहाँ पे सेंट्रोमियर अलग नहीं होगा, यहाँ पे क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हो गया। ये कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, यानी कि 23 है, 23 है। ये अभी भी पेयर में थे, ठीक है, अलाइन थे इक्वेटोरियल प्लेट में। जब इनमें खिंचाव होगा तो क्या होगा, ये वाला इधर चले जाएंगे, ऊपर वाले उधर चले जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेज आपकी आती है क्या, एनाफेज। एनाफेज में देखते हैं क्या होता है। एनाफेज 1, ठीक है, ये एक सेल हो गई, इसके अंदर ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इनका एक्सचेंज होगा, ठीक है। ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो पैकिटीन में हो गया था क्रॉसिंग ओवर के दौरान, वही ड्रॉ किया हुआ है।
क्लियर। जो आपकी मेटाफेज में थी वहाँ इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज हुए थे, अलग अलग नहीं हुए थे। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो आपके क्रोमोसोम्स थे वहाँ पे 46 प्रेजेंट थे क्योंकि पेयर में प्रेजेंट थे। यहाँ पे क्या हुआ, ये क्रोमोसोम्स यहाँ चले गए 23 क्रोमोसोम्स और यहाँ चले गए 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, इससे पहले वाले में देख लो, जो आपका मेटाफेज था वहाँ पे क्या था, ये है मेटाफेज। ठीक है, यहाँ पे अटैच थे क्रोमोसोम्स, अलग नहीं हुए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आते आते यहाँ पे कितने हैं, ये आपके 23, ये 23 यानी कि 46 क्रोमोसोम। लेकिन जो एनाफेज में होता है, जब स्पिंडल फाइबर एक दूसरे को अलग अलग पोल में खींचते हैं तो आधे क्रोमोसोम्स ऊपर चले जाते हैं और आधे क्रोमोसोम्स अलग चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेटाफेज में तो आपका क्या था, क्रोमोसोम्स के नंबर 46 थे, लेकिन एनाफेज में आते आते क्या हुआ, क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो गए, 23 चले गए, एक न्यूक्लियस में चले जाएंगे। आगे देखोगे आपका जो टीलोफेज आएगा वहाँ पे आपका न्यूक्लियर फॉर्मेशन हो जाएगा। एनाफेज में होता है सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, एंड सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट पोल्स। क्लियर, अलग अलग पोल्स में चले गए। अब आप नेक्स्ट स्टेज में देखोगे टीलोफेज में क्या होगा, ये अपना न्यूक्लियर एनवलप डेवलप कर लेगा, ये अपना कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस में, माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम थे पर्टिकुलर सेल में, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए। क्लियर, तो इसीलिए इस मियोसिस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ पे तो 2n कंडीशन थी, लेकिन यहाँ आके nn कंडीशन हो गई। क्लियर, अब हम टीलोफेज में आते हैं। टीलोफेज में क्या देखेंगे, नाउ वी आर कमिंग टू द किसमें, टीलोफेज कंडीशन में। टीलोफेज में क्या हुआ, टीलोफेज में आपका जो ऊपर के 23 क्रोमोसोम्स थे वो यहाँ आ गए और एक यहाँ चले आए, यानी कि इन्होंने अपना क्या किया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप कर लिया, सेल ऑर्गेनली डुप्लीकेट हो गया, सब कुछ हो गया। यहाँ पे क्रोमोसोम्स आपके इस टाइप से पड़े थे। ठीक है, ये अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं। क्लियर, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 23 क्रोमोसोम्स थे। स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी, स्टार्टिंग हमने ऐसे से की थी, है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम से की थी, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम से, और लास्ट में हमें मिला क्या, डायट कंडीशन में सिंगल 23 क्रोमोसोम्स मिले। ठीक है, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स और यहाँ भी 23 क्रोमोसोम्स, यानी कि एन कंडीशन मिल गई 2। अब क्या होगा, अब ये सेल जो इंटरकाइनेसिस कंडीशन होगी फिर क्या करेगी, यहाँ पे जो इंटरकाइनेसिस कंडीशन आएगी जो मियोसिस फर्स्ट के बाद आती है, उसमें देखते हैं क्या होता है। जो आपकी इंटरकाइनेसिस कंडीशन है जो कि मियोसिस फर्स्ट और सेकंड के बीच में आती है, यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन होगा। क्लियर, आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा, सेंट्रियोल डुप्लीकेट होगा, बट डीएनए कंटेंट does not duplicate
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस इंटरकाइनेसिस में जो एस सिंथेसिस में था डीएनए का कंटेंट डुप्लीकेट हो रहा था, लेकिन इस इंटरकाइनेसिस स्टेज में क्या होगा, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन तो होगा लेकिन आपका डीएनए कंटेंट जो होगा रिमेन सेम रहेगा, यहाँ पे उसका डुप्लीकेशन नहीं होगा। क्लियर। अब आ जाते हैं हम मियोसिस में, मियोसिस 2 में। मियोसिस 1 में क्या था, ये आपका 2n था, ये किसमें टूट गया, n में। ठीक है, अब ये n भी ये बनाएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जहाँ सेम होते हैं वहाँ क्या चलती है आपकी, मियोसिस 2 चलेगा, लेकिन सेम एज लाइक कैसा चलेगा, इक्वेशनल है ना। इक्वेशनल क्यों है, यहाँ पे भी क्रोमोसोम्स नंबर 23 है, यहाँ में 23 है, तो इसीलिए जो मियोसिस 2 होती है वो सेम एज लाइक कैसी होती है, माइटोसिस की तरह। क्लियर। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक, लेकिन यहाँ पे सेम चल रही है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, लेकिन ओवरऑल देखें तो हमें जो माइटोसिस में होता था ये आपकी मियोसिस है। माइटोसिस में क्या होता था, 2n लेते थे और हमें 2n ही मिलता था। क्लियर, सेम मिलता था, इसीलिए इसको हम कहते थे इक्वेशनल डिवीजन। यहाँ पे 1 से 2 ही बन रही थी, यहाँ पे क्या है, मियोसिस से 1 सेल से 4 बन रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। मियोसिस 2 में देख लेते हैं, मियोसिस सेकेंड में क्या होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी माइटोसिस को पढ़ चुके हैं, ये सेम एज लाइक माइटोसिस है, तो एक क्विक रिवीजन की तरह इसको लेते हैं। जैसे कि आपका माइटोसिस के प्रोफेज में क्या होता था, ओवरऑल देखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती थी, जितने सेल ऑर्गेनेली थे उसका डिसअपियरेंस होना स्टार्ट होता था। तो यहाँ भी यही हो रहा है। मान लो जो हम 2 सेल बनी थी हमारी इस टाइप से, ठीक है, उनमें से हमने एक सेल को उठाया और उसका क्या कराया, मियोसिस 2 करवाया। इस सबसे पहले क्या होगा, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका डिसअपियर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज में आते और क्या होगा, इसके जो सेंट्रियोल थे आपके वो पोल्स में आना स्टार्ट करेंगे। स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से अटैच्ड हो जाएंगे। यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा, सेम एज लाइक यहाँ पे स्प्लिटिंग हो गई एनाफेज 2 में। क्लियर। उसके बाद ये क्रोमोसोम्स अपना अलग हो जाएंगे और ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, ये भी n था। कैसी कंडीशन है ये आपकी कैसी कंडीशन है, ये आपकी जो कंडीशन है वो डायड कंडीशन है, ये भी डायड ही चल रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, लेकिन इसके क्रोमेटिड्स देखें हम तो यहाँ पे कैसे हैं, डायड में है। यहाँ पे क्रोमोसोम्स मोनाड फॉर्म में आ गए, लेकिन यहाँ पे नंबर इसका स्टिल सेम है। ठीक है, उसके बाद हम एनाफेज में क्या हुआ, फिर टीलोफेज में आते आते इसने क्या किया, टीलोफेज में आते आते इसने अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप कर लिया और इसने अपना कर लिया। ठीक है, सेल हमारी रेडी हो गई, 1 से हमारी 2 सेल बन गई। अगर हम ओवरऑल व्यू देखें तो मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में रिडक्शन होता है क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। इसीलिए जो हमारी मियोसिस होती है वो हमारे गैमीट्स में चलती है, हमारी जर्म सेल्स में चलती है। ठीक है, जब हमारे प्राइमरी oocyte से क्या बनते हैं, ओवम का फॉर्मेशन होता है, एग का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे मियोसिस होकर ही उसका जो क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं। थिंक अबाउट, अगर उसमें भी माइटोसिस चलने लगे तो क्या होगा, 46 क्रोमोसोम्स आ रहे हैं आपको एक पेरेंट से, मेल पेरेंट से, 46 क्रोमोसोम्स अब आएंगे आपको फीमेल क्रोमोसोम से। तो ये क्या हो जाएगा, ये अलग ही ऑर्गेनिज्म रेडी होगा, क्योंकि ह्यूमन के अंदर तो 46 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं। इसीलिए जर्म सेल्स में आपका मियोसिस होना ज़रूरी होता है क्रोमोसोम्स को नंबर हाफ करने के लिए। अगर हम मियोसिस करते हैं तो क्या होगा, 23 क्रोमोसोम्स आएंगे मेल से, 23 आएगा फीमेल से, तब जाके आपका जाइगोट बनेगा जो कि 2n होता है। क्लियर, मियोसिस का यही सिग्निफिकेंस है। और मियोसिस क्यों होती है, क्योंकि आपने पैकेजिंग स्टेज में क्या देखा था,
देखा था एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है। जैसे हम अपने पेरेंट्स से एकदम सिमिलर तो नहीं है, कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी मदर से आए हैं, कुछ हमारे अंदर फादर से आए हैं, तो हम कह सकते हैं मिक्सिंग होता है, हमें वेरिएशन मिलता है ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, थिंक अबाउट, अगर सेम एक ही, ऐसा तो नहीं होता कि कोई जैसे एक क्रोमोसोम से है, ठीक है, ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है हमेशा। ये तीसरा हो गया मान लो। मान लो ये आइस के लिए है, ये फेस के लिए है, ये आपका कलर के लिए है, स्किन कलर के लिए। ठीक है, ये मान लो मदर का है, ये फादर का है, ये मदर का है, ये फादर का है। ठीक है, आइस का जो जीन होगा वो प्रेजेंट तो यही होगा, दोनों का सेम लोकस होगा। मान लो फेस का आपका यहाँ प्रेजेंट है जीन और स्किन का यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, यानी कि जो जीन्स होते हैं वो सेम लोकस पर प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी मदर की आइस का जो जीन है यहाँ पे प्रेजेंट है तो उसकी भी पोजीशन फादर में यही होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि मदर का ही सारा जीन आ जाए, या ऐसा नहीं होता है कि फादर का ही सारा जीन आ जाए। ऐसा नेचर में पॉसिबल नहीं है, दोनों की मिक्सिंग होती है। हो सकता है आइज आ जाए आपका मदर से, फेस आ जाए फादर से, हो सकता है ये स्किन कलर भी फादर का आ जाए, इसीलिए वेरिएशन देखने को मिलता है। तो मियोसिस से क्या होता है, जब पैकिटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, जीन्स का होता है, इसीलिए जो ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन देखने को मिलता है। वरना थिंक अबाउट सिमिलर हो जाएंगे सारे अगर ऐसा वेरिएशन नहीं होगा तो। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी किसकी, मियोसिस की और माइटोसिस की। सेल डिवीजन चैप्टर फिनिश। इसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है माइटोजन के बारे में और एक होता है माइटोटिक पॉइजन के बारे में। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि माइटोजन क्या होता है या माइटोटिक पॉइजन क्या होता है। तो माइटोजन क्या होते हैं, माइटोजन आर द सब्सटेंसेस which induce or we can say increase the cell division rate, increase the rate of cell division। क्लियर, माइटोजन वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हम सेल डिवीजन की रेट को इंक्रीज कर देते हैं, जल्दी जल्दी होने लगता है सेल डिवीजन। और वही माइटोटिक पॉइजन होता है, नाम से ही पता चल रहा है पॉइजन है, यानी कि रोक देगा। ये क्या करता है, सेल की जो डिवीजन को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। आर द सब्सटेंसेस which inhibit the cell division। अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो क्या होगा, अजाइट, साइनाइड, मस्टर्ड गैस और कॉल्चिसिन। क्लियर है। अब आप लोग चाहोगे तो इसका 1 शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम माइटोसिस और मियोसिस को एक्सप्लेन करेंगे एक ही वीडियो में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, कमेंट कर देना अगर इफ़ यू वांट 1 शॉर्ट वीडियो ऑन दिस चैप्टर। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।